हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल एग्जाम्स लैब में, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो यूनिट 3 है आपका यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अंतर्गत, उससे पिछले विगत वर्षों में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं वह सारे हम लोग इस सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। और उसी दिशा में आज है ये आपका लेक्चर नंबर 7। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 तक जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए 2025 से लेकर के 2020 तक के लगभग, वो हमने सॉल्व किए। और सारे एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न, उनके पैटर्न और किन एरिया से कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है अभी तक। तो अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एटलीस्ट पिछले 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट यूनिट से और डिफरेंट सिलेबस के पोर्शन से, वह सारे आपके बीच में लेकर के आऊँगा। तो उसी दिशा में आज है ये लेक्चर नंबर 7 और 2021-20 से पहले के आने वाले जितने भी प्रश्न थे, अब हम लोग उनकी ओर बढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 7, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से सारे क्वेश्चंस हम लोग लाइन से सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54। अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? तो इस पूरी सीरीज में हम लोग टोटल 53 क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व कर चुके हैं पिछले 6 सेशंस में। ये है क्वेश्चन नंबर 54 और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा लिखी किताबें हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगेन वही सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन कि जो थिंकर्स हैं उनके बुक पूछ लिए, वह किस ईयर में है वह पूछ लिए, और अगर और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तो उसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली। तो यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जैसे मैं पहले इतने दिन से कह ही रहा हूँ, पिछले 6 लेक्चर्स में लगातार मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर है। तो वहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है और उसी दिशा में ये क्वेश्चन पूछा गया है उनके द्वारा लिखी गई किताबों की क्रोनोलॉजी से। तो 4 किताबें हैं आपके सामने। पहली किताब है गांधी जी एंड गांधीज्म, दूसरा किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, और तीसरी किताब है द बुद्ध एंड हिज धम्म, और चौथी किताब है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। ये 4 किताबों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जो सबसे पहले लिखी गई और जो सबसे बाद में लिखी गई उस ऑर्डर में यहाँ पर असेंडिंग से लास्ट की तरफ इसको अरेंज करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा जो इनमें से सबसे पहली पुस्तक लिखी गई है ना, वो सबसे पहली पुस्तक रिलेटेड है फाइनेंस से, और इस पुस्तक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। पुस्तक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। और ये जो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की पुस्तक है, ये कब लिखी गई थी? तो ये एग्जैक्टली लिखी गई थी 1923 में। फिर उसके बाद इसमें अगर आप देखोगे तो सेकंड बुक इन दिए गए बुक्स में से जो लिखी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने, वह उन्होंने लिखा राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। सेकंड बुक उनके द्वारा लिखी गई राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, और ये किताब उन्होंने लिखी कब? 1951 में जाकर के। उन्हीं के प्रयासों से आगे चल करके जब हिंदू बिल कोड पास हुआ, तो उसमें महिलाओं से संबंधित जितने भी अधिकार हैं उसको सुनिश्चित करने में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही, जो भी आपका हिंदू कोड बिल आया था उसके अंतर्गत। तो उससे पहले उन्होंने हिंदू वुमेन्स की जो कंडीशन है उसका एक गहरा अवलोकन किया अपनी इस पुस्तक राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन में। फिर उसके बाद इनके द्वारा जो लिखी तीसरी पुस्तक है इसमें से, वो है बुद्ध एंड हिज धम्म, और इसमें इन्होंने बुद्धिज्म की चर्चा करी है और इसको इन्होंने लिखा 1957 में। और फिर उसके बाद पोस्ट ह्यूमसली, यानी इनके मरण उपरांत, इनके मरने के पश्चात जो किताब इनके द्वारा लिखी हुई पब्लिश हुई, वह थी गांधी जी एंड गांधीज्म। और ये किताब ये इनकी प्रकाशित हुई है 1970 में, यानी कि इनके मरने के उपरांत। इट वॉज पब्लिश्ड पोस्ट ह्यूमसली, है ना। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में सही क्रम इनके द्वारा लिखी गई किताबों का। तो अब इस हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले जो बुक इन्होंने लिखी उसमें आएगा 2, फिर 2 के बाद फिर आएगा 4 के बाद फिर आएगा 3 एंड देन लास्ट में आएगा 1। तो 2 4 3 1 इज द राइट असेंडिंग ऑर्डर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। गॉट इट एवरीवन? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य की, यहाँ पर स्टेट से संबंधित थ्योरी से। यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा गया है कि राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी, यानी कि राजा की खुशी है, और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। तो इस स्टेटमेंट के जरिए कौटिल्य राजा को उनकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं।
तो यहाँ पे इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हो आप, रेफरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द किंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हु सेड इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज हिज हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर लाइज हिज वेलफेयर। तो ये स्टेटमेंट किन का है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कौटिल्य। तो जो कौटिल्य यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वो राजा को उनका प्रमुख कर्तव्य याद दिला रहे हैं, यानी कि वो इस स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं ड्यूटीज ऑफ किंग की। अब आपको तो पता है इंडिया में जो किंग है उसको मानते थे कि वो डिवाइन का रिप्रेजेंटेटिव है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, लेकिन उसके पास वेस्ट के किंग की तरह डिवाइन राइट्स नहीं हुआ करते थे, यानी कि उसके पास अनलिमिटेड राइट्स नहीं हुआ करते थे। वो भी बंधा हुआ था, किससे बंधा हुआ था? कर्तव्यों से। और राजा की लेजिटिमेसी इंडियन सोसाइटी में तभी तक मानी जाती थी जब तक राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि एक जो किंग है उसकी क्या मोरल ड्यूटीज और लीगल ड्यूटीज और ओवरऑल ड्यूटीज होनी चाहिए और क्या उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। और अगर किंग उसके हिसाब से चल रहा है तो ही शासन व्यवस्था आपका न्यायपूर्ण हो सकती है, और अगर किंग उसके विपरीत चल रहा है तो ऐसे किंग की लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है और ऐसे किंग अपनी गद्दी आसानी से गवा देगा, जनता उसका सम्मान करना बंद कर देगी और जनता उसके खिलाफ विद्रोह कर देगी। तो एक राज्य की स्थिरता कैसे बनी रहे, एक स्टेट कैसे स्टेबल रहे और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और हर बाकी के डायमेंशन में एडवांस आगे करते रहे, इसके लिए राजा को कुछ ड्यूटीज अपने फुलफिल करने पड़ेंगे। और वो ड्यूटीज क्या होंगी? तो कौटिल्य उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ड्यूटी होगा राजा का प्रोटेक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि जो प्रजा है उसकी सुरक्षा राजा का सबसे पहला और प्राथमिक कर्तव्य है, प्रोटेक्शन ऑफ हिज ड्यूटीज। फिर न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, मेंटेनिंग जस्ट सिस्टम, एकदम न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, तो मेंटेनिंग जस्ट सिस्टम। फिर तीसरा, प्रजा की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए उनके वेलफेयर से संबंधित काम करना, तो वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ये होगा राजा का तीसरा ड्यूटी एज पर कौटिल्य। फिर चौथा ड्यूटी है इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंश्योर करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और राज्य की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को सुनिश्चित करना। फिर जो प्रजा है यानी कि जो सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट्स का उस सब्जेक्ट्स की जो हैप्पीनेस है, वो सब्जेक्ट्स की हैप्पीनेस राजा के लिए ज़्यादा मायने रखनी चाहिए अपनी इंडिविजुअल या खुद की हैप्पीनेस की बजाय। इंडिविजुअल की बजाय अपन इसको लिख सकते हैं क्या? इंडिविजुअल की बजाय अपन इसको लिख सकते हैं हिज ओन हैप्पीनेस। तो सब्जेक्ट्स की हैप्पीनेस उसके लिए ज़्यादा मायने रखनी चाहिए उसकी अपनी खुशी की तुलना में। तो उसकी अपनी खुशी की तुलना में हिज ओन हैप्पीनेस से बड़ी चीज़ है उसके होनी चाहिए उसके लिए सब्जेक्ट की हैप्पीनेस। फिर उसके बाद इसका एक और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। और प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट के बाद राजा की अगला कर्तव्य है एक्सपेंशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, राज्य की सीमा को बढ़ाना और नए नए इलाके जीतना, ये भी राजा का कर्तव्य माना गया है। तो ये कुछ ऐसे ड्यूटीज कौटिल्य जो हैं वो किंग के लिए डिसाइड कर रहे हैं अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, और उसी लिहाज से जो वो ड्यूटीज बता रहे हैं किंग की, वहीं से ये स्टेटमेंट निकल के आया है जहाँ पे कौटिल्य कह रहे हैं कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, सब्जेक्ट का हैप्पीनेस उसके लिए ज़्यादा मैटर करना चाहिए उसकी अपनी खुशी के बजाय, और प्रजा के कल्याण में यानी कि वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स में ही उसका खुद का कल्याण निहित होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए। तो ये बात इस तरीके से कौटिल्य यहाँ पे कह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का कौटिल्य। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 4 किताबें हैं और फिर से अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है वो आपका बुक से देखने को मिल रहा है। और इस बार क्वेश्चन बुक से कैसा देखने को मिल रहा है कि एक तरफ बुक्स लिख दी गई हैं और दूसरी तरफ पूछा गया है कि उन बुक्स के सब्जेक्ट्स क्या हैं, यानी कि उन बुक्स में किन चीज़ों की चर्चा की गई है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चारों की चारों किताबें हैं, गीतांजलि, गोरा, साधना, घरे बाहरे, ये चारों किताबें किसकी किताब है? रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनके बुक्स हैं, उसका विषय वस्तु क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो इस क्वेश्चन को, और अगर आपने खुद से इसको अटेम्प्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अटेम्प्ट किया है तो आओ समझते हैं। तो सबसे पहला
सबसे पहली पुस्तक, सबसे फेमस पुस्तक जो कि इनकी है वो है गीतांजलि। गीतांजलि इज द मोस्ट फेमस बुक रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। कब लिखा था इन्होंने? इसको लिखा था इन्होंने 1910 में, गीतांजलि को। और गीतांजलि नाम की पुस्तक के लिए इनको 1913 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज विनर भी हैं आपके। अब गीतांजलि क्या है? तो गीतांजलि अपने आप में एक तरीके का कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, कविताओं का संग्रह है। ठीक है, गीतांजलि वह पुस्तक है जिसमें कविताओं का संग्रह है। और इन कविताओं का फोकस किस पे है? इन कविताओं का फोकस है मेनली आपका भक्ति के ऊपर और डिवोशन टुवर्ड्स गॉड के ऊपर, ईश्वर के प्रति समर्पण के ऊपर इसका फोकस है। तो इस हिसाब से गीतांजलि का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर के प्रति समर्पण। गीतांजलि में ईश्वर के प्रति समर्पण की बात करी गई है। फिर जो दूसरी बुक है इनकी, जो कि है गोरा, ये बुक भी इन्होंने 1910 में ही लिखी थी। और इसमें किसकी बात करी गई है? तो इसमें बात करी गई है राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की बात करी गई है। फिर समाज के विभिन्न धर्मों की बात करी गई है, रिलीजन की बात करी गई है। फिर समाज जिस तरीके से व्यवस्थित है जाति के आधार पर, उसकी बात करी गई है। फिर नेशनल आइडेंटिटी की बात करी गई है, सामाजिक पहचान की बात करी गई है, विभिन्न तरीके की राष्ट्रीय पहचान की बात करी गई है। तो इन सब मामलों से जो आपका बुक डील करता है वो बुक डील करता है आपका गोरा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस समय के सामाजिक जीवन की चर्चा और उसमें जो सुधार की बात है वो रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे हैं अपनी दूसरी पुस्तक गोरा के माध्यम से। और इस लिहाज से देखोगे तो सामाजिक जीवन का विश्लेषण जिस पुस्तक में हुआ है वह है गोरा। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4। बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद इनकी तीसरी पुस्तक है साधना। साधना नामक पुस्तक में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवाद की चर्चा करी है। और स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवाद की चर्चा करते करते उसके साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों की, इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स की भी बात इन्होंने करी है। और घरे बाहरे नामक पुस्तक में इन्होंने भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, अध्यात्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जो ज्ञान है उसकी चर्चा करी है। तो जीवन का बोध जो है इसकी चर्चा करी गई है घरे बारे नामक पुस्तक में। ये जो घरे बारे नामक पुस्तक है इसकी रचना इन्होंने 1916 में करी थी। और साधना नाम की पुस्तक की रचना इन्होंने 1917 में करी थी। नहीं, हमने थोड़ा सा इसमें गलत किया है, इसको थोड़ा सा हमने गलत मैच किया है। गलत क्यों मैच किया है? क्योंकि जो पुस्तक है आपकी घरे बाहरे, उसमें दरअसल इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवाद की चर्चा करी है। और जो साधना नाम की पुस्तक है इसमें इन्होंने जीवन का बोध, भारतीय दर्शन और इसकी बात करी है। तो ये लिखी इन्होंने 1917 में और घरे बाहरे लिखी थी इन्होंने 1916 में। हाँ, अब ठीक है। तो गीतांजलि में ईश्वर के प्रति समर्पण, गोरा नाम की पुस्तक में भारतीय सामाजिक जीवन का विश्लेषण, साधना नामक पुस्तक में भारतीय दर्शन और जीवन का बोध, और घरे बारे नामक पुस्तक में स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवाद, इनसे संबंधित चर्चा। गीतांजलि और गोरा 1910 में लिखी गई, घरे बारे 1916 में, साधना 1917 में। तो अब इस लिहाज से ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं, दूसरा उन रचनाओं का प्रमुख विषय वस्तु क्या है। आई होप आंसर इज क्लियर, है ना? सभी को समझ में आया? आओ चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ बस। हाँ, तो आ गए हम लोग इसके बाद इस पे, और अब अपन चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हुआ, रुको जरा सा एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज एन इश्यू। सही हो जाएगा, बस एक सेकेंड दे दो। अच्छा, ये इधर चला गया, ठीक है, इधर से बढ़ेगा, वो उधर स्विच हो गया। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार के कट्टर विरोधी थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ स्टॉन्च अपोनेंट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? 4 ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। तो भाई महात्मा गांधी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, आपको तो पता है महात्मा गांधी लोकल गवर्नेंस में
और ग्राउंड लेवल पे गवर्नेंस में कितना ज़्यादा विश्वास करते थे। उनके उन्हीं विचारों को अपन ने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में भी स्थान दिया था। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था ही महात्मा गांधी का यहाँ पे प्रमुख सपना था, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में थे, विकेंद्रीकरण के फेवर में थे। और इसी प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इनका भी जो स्ट्रांग बिलीव था ना, वो स्ट्रांग बिलीव डिसेंट्रलाइजेशन में था, जहां पर ये चाहते थे कि जो पावर का ट्रांसफर है, वो पावर का ट्रांसफर एकदम ग्राउंड लेवल तक हो, ताकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंडिया में आ पाए। तो इस लिहाज से ये तीनों गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये तीनों भारत में पंचायती राज को समर्थन देंगे, क्योंकि अगर ये तीनों डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण चाहते हैं तो उसके लिए भारत में पंचायत की स्थापना होना अति अनिवार्य था। तो कौन नहीं चाहते थे भारत में पंचायती राज व्यवस्था, उसके विरोधी कौन थे? उसके विरोधी थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कारण क्या था इनके पंचायती राज व्यवस्था के विरोध करने का? तो इनका कारण था कि भारत में जो स्थापित एक तरीके से जो कास्ट सिस्टम है ना, वो कास्ट सिस्टम की वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि देखो, भारतीय गांव जो है ना, उसमें इंडियन विलेजेस जो है ना, वहां पर हाई सोशल इनइक्वालिटी है। इंडियन विलेजेस में हाई सोशल इनइक्वालिटी है, बहुत ज्यादा सामाजिक असमानता है, हाई सोशल इनइक्वालिटी है इंडियन विलेजेस में। तो अब हाई सोशल इनइक्वालिटी होने की वजह से जो ऊंची जातियों का प्रभाव है ना, वो दलितों पर अधिक था, और दलितों पर इस कारण से वे सामाजिक दबाव ज्यादा डाल सकते थे, जिसकी वजह से उनका मानना था कि अगर पंचायत जैसी व्यवस्था स्थापित भी हो जाती है तो पंचायत जैसी व्यवस्था अपर कास्ट के हाथ में इसकी पावर होगी, और वो इसका इस्तेमाल फिर से दलितों को ऑप्रेस करने के लिए ही करेंगे। और पंचायत जो है, वो पंचायत कभी भी न्यूट्रल तरीके से यहाँ पे कार्य कर नहीं पाएगा, क्योंकि पंचायत में हर जगह पर सामाजिक असमानता होने के कारण ऊंची जातियों का ही दबदबा रहेगा, और इस तरह की व्यवस्था के माध्यम से उनकी पावर और बढ़ जाएगी, जिससे दलितों के लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी यहाँ पे। तो वो विरोधी थे। इनफैक्ट वो महात्मा गांधी के इस कॉन्सेप्ट का भी विरोध करते थे कि विलेज बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। उनका कहना था, उन्होंने तो दलितों से ये तक रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप शहरों की तरफ बढ़िए, शहरों की तरफ बढ़िए जहां पे औद्योगिकरण हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, क्योंकि वहां पर इतना भेदभाव नहीं है जाति के नाम पर जितना गांवों में है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो गुहार लगाते थे कि आप बाहर निकलिए, आप ग्राम को छोड़ करके आप वहां से बाहर निकलिए और शहरों की तरफ बढ़िए, ताकि आपको जातिगत भेदभाव का सामना न करना पड़े और आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि शहरों में जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसकी भावना कहीं ज्यादा देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। तो अगर आप अपने जीवन को गरिमापूर्ण बनाना चाहते हैं और अपने आप को समान अवसर देना चाहते हैं, तो आप गांव को छोड़ करके बाहर निकलिए, शहरों की तरफ बढ़िए। उनकी तो ये अपील है दलितों से, और उनका मानना है कि पंचायत जैसी व्यवस्था में ताकतवर जातियों का ही दबदबा रहेगा, जिससे दलितों का शोषण होता रहेगा। तो इस वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पंचायत व्यवस्था नहीं चाहते हैं, और इसलिए वो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर नजर नहीं आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। गॉट इट? आ जाओ फिर, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईवी रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्न में से किस दल में सम्मिलित हुए थे? ईवी रामास्वामी पेरियार फर्स्ट ज्वाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज, फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज। देखो ट्रेंड अगर देखोगे तो ईवी रामास्वामी से क्वेश्चन आ ही रहा है, पेरियार से क्वेश्चन आ ही रहा है। देखा हमने कितने, और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कई बार, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से, आत्मसम्मान आंदोलन से। तो इस बार क्वेश्चन डिफरेंट है, इस बार उनका कौन सी पार्टी से एसोसिएशन रहा है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कुछ ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो आप कि उन्होंने जिस पार्टी को नहीं ज्वाइन किया, जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत बाद की पार्टी है भाई, 1980 की पार्टी है ये तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से वो क्यों जुड़ेंगे? तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उसके बाद बचे तीन ऑप्शन, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जस्टिस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से भी नहीं जुड़े, तो फिर वो किन किन पार्टी से जुड़े हैं? तो 1919 में ईवी रामास्वामी पेरियार शामिल हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन फिर इसके बाद लेटर आगे चल करके इन्होंने ये पार्टी छोड़ दिया। क्यों पार्टी इन्होंने छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाए कि यहां पर जातिगत असमानता और ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ
इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पर्याप्त कदम नहीं उठा रही। उनका मानना था कि जो सोशल रिफॉर्म के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी को, कांग्रेस उसमें लैक कर रही है, कांग्रेस उसमें पीछे हट रही है। और कांग्रेस का कहना था कि भाई हम एक राजनीतिक पार्टी और हमारा उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता है, सबसे पहले सामाजिक सुधार करना इतनी प्रायोरिटी नहीं थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पर रामास्वामी पेरियार आईएनसी से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वह कांग्रेस जातिगत असमानता और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ भी आवाज उठाए, पर ऐसा न किए जाने पर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था। फिर 1925 में ही उन्होंने दलितों के शोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए ही चलाया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को, जहां पर उन्होंने दलितों से आह्वान किया था कि आप सबसे पहले अपनी रेस्पेक्ट करना सीखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपनी गरिमा को पहचानिए, है ना। और इस प्रोसेस में उन्होंने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाया था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी थी। फिर 1930s में जाकर के जुड़े वो कौन सी पार्टी से, 1930s में जाकर के जुड़े जस्टिस पार्टी से। और जस्टिस पार्टी से जुड़ने का उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था आपका जो गैर ब्राह्मणवादी जनसंख्या है उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बढ़े, उनके रिप्रेजेंटेशन को पॉलिटिक्स में बढ़ाने के लिए उन्होंने जस्टिस पार्टी ज्वाइन करी। और फिर इसी पार्टी के साथ जुड़ करके उन्होंने जो द्रविडियन आइडेंटिटी है और जो द्रविडियन कल्चर है उसको लेकर के काफी सारे मूवमेंट्स इन्होंने चलाए। और जैसे हिंदी का इम्पोजिशन दक्षिण भारत पे जो हो रहा था उसको रोकने में भी जस्टिस पार्टी जो थी इनकी उसने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। बाद में चल करके यही जस्टिस पार्टी 1944 में जाके बन गई द्रविडर 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 कड़गम, ठीक है। इसी को नाम दिया गया डीके पार्टी का, जिसने द्रविड़ पहचान, सामाजिक समानता और जातिगत विरोध के लिए काम किया। बाद में चल करके 1949 में जो पेरियार के साथ काम कर रहे थे सीएन अन्नादुराई, तो सीएन अन्नादुराई जो है और पेरियार उनके बीच में कुछ ओपिनियंस को लेके मतभेद हुआ, क्योंकि पेरियार चाहते थे कि ये जो द्रविडर कड़गम है ये राजनीति में ना है, ये चुनाव ना लड़े, बिना चुनाव लड़े यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने का काम और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध काम करने का कार्य और द्रविड़ पहचान को मजबूत बनाने का कार्य ये पार्टी करे बिना चुनाव लड़े। पर सीएन अन्नादुराई चाहते थे कि नहीं, चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद स्प्लिट हो गया एक, और उसी में सीएन अन्नादुराई ने आगे चल करके इस डीके पार्टी से जो नई पार्टी क्रिएट कर ली वह थी डीएमके, जिसने आगे चल करके जो तमिलनाडु की राजनीति है उस तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये वो पार्टीज थी जिससे इनका एसोसिएशन रहा ईवी रामास्वामी पेरियार का ये 1944 तक, जिसमें ये भी था, द्रविडर कड़गम भी था, जस्टिस पार्टी भी था और आईएनसी भी था। तो कौन नहीं था? भारतीय जनता पार्टी नहीं था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से सबसे पहले उन्होंने किसको ज्वाइन किया था। तो सबसे पहले उनके द्वारा जिस पार्टी को ज्वाइन किया गया था 1919 में, वो कौन सी पार्टी थी? वह आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि पूछा गया है कि सबसे पहले उन्होंने किसको ज्वाइन किया था। गॉट इट गाइस? चलें आगे, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र ओरिजिनली बिलोंग्स टू होम। हिंदू राष्ट्र का आइडिया ओरिजिनली किससे संबंधित है, ओरिजिनली किससे जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है वीडी सावरकर, केवी हेडगेवार, फिर उसके बाद बीएस मुंजे और एमएस गोलवलकर। इनमें से हिंदू राष्ट्र का आइडिया किसका था? तो हिंदू राष्ट्र के ओरिजिनल आइडिया को जिन्होंने कंसीव किया सबसे पहले वह थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर की कौन सी बुक फेमस? तो वीडी सावरकर की फेमस बुक है जो 1923 में उन्होंने लिखी। इस बुक का नाम है हिंदुत्व, हु इज हिंदू। और हिंदुत्व, हु इज हिंदू नाम के इस पुस्तक में उन्होंने ये सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि कौन है हिंदू, और इसी के लिए उन्होंने फादरलैंड और हॉली लैंड का कॉन्सेप्ट जो है उसको सेंटर बनाया, इस बात को डिफाइन करने के लिए कि किसे हिंदू कहा जाए। तो जो वीर सावरकर थे उनका मानना था कि ऐसे लोग जिनके पूर्वज एक इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है सिंधु नदी से लेकर के आपका दक्षिण में सागर तक, इस बाउंड्री में जिनके पूर्वज पैदा हुए हैं, तो फिर उनका ये फादरलैंड हुआ। और जिनका धर्म और जिनकी संस्कृति भी इसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत इवॉल्व हुई है,
तो फिर ये उनके लिए होली लैंड भी हुआ। जिनके तीर्थ स्थल, जिनके अवतार, जिनके देवी देवता और जिनके पुराने जो सम्मानित महापुरुष हैं, वह सब इसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहे हैं। उनके तीर्थ स्थल भी यहीं रहे हैं, उनका कल्चर भी यहीं उभरा है और यहीं पे फैला है, तो उनके लिए होली लैंड भी यही है। तो जिनका फादरलैंड और जिनका होली लैंड ये है, भाई वही हिंदू कहलाएंगे। और ऐसे में उन्होंने हिंदू की परिभाषा में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन इन जनसंख्या को शामिल किया और इन्हें ही उन्होंने हिंदू कहा है। तो जो हिंदुत्व है, वहां पर उन्होंने हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक पहचान के तौर पर यह परिभाषित करने की कोशिश करी है और कल्चरल आइडेंटिटी से जो हिंदुत्व फिलॉसफी है उसको जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। तो सबसे पहले जो हिंदू राष्ट्र का आइडिया है कि किसे कहा जाए हिंदू राष्ट्र, इसे परिभाषित करने के लिए इन्होंने इसी तरह की कल्चरल आइडेंटिटी का सहारा लिया है और इसको एक्सप्लेन किया इन्होंने हिंदुत्व हु इज हिंदू के नाम के पुस्तक में। इसी आइडिया को आगे चल करके बढ़ाते हैं कौन? इसी आइडिया को आगे चल करके जो व्यक्ति बढ़ाते हैं, इनका नाम है एम.एस. गोलवलकर। और एम.एस. गोलवलकर ने आगे चल करके 2 किताब लिखी, वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। एक किताब है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड नाम की पुस्तक, और ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी? ये पुस्तक इन्होंने लिखी 1939 में। और फिर उसके बाद इन्होंने जो दूसरी बुक लिखी, इस दूसरी पुस्तक का नाम है बंच ऑफ थॉट्स, और बंच ऑफ थॉट्स नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी 1966 में। और आगे चल करके इन 2 किताबों में एम.एस. गोलवलकर ने भी जो हिंदुत्व का आइडिया है, हिंदुत्व का विचारधारा है, उसको आगे बढ़ावा दिया है। लेकिन सबसे पहले ये विचार मूलतः यानी कि ओरिजिनली जहां पे मेंशन हुआ वो इस पुस्तक में हुआ जिसे लिखा था वी.डी. सावरकर ने। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आई होप ये समझ गए। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी पार्टी जो है उससे जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से किन दलों का गठन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वेयर फॉर्म्ड बाय जयप्रकाश नारायण, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए जरा सा ऑप्शंस और बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और सही आंसर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वेयर फॉर्म्ड बाय जयप्रकाश नारायण? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वेयर फॉर्म्ड बाय जयप्रकाश नारायण? ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से देखोगे भाई, तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो 1934 के आसपास सबसे पहले कांग्रेस के अंतर्गत सोशलिस्ट जो थॉट है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और इसके इस्टेब्लिशमेंट में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी उसमें आपके जयप्रकाश नारायण थे भाई। जयप्रकाश नारायण के साथ साथ आचार्य नरेंद्र देव थे, राम मनोहर लोहिया थे, इनके द्वारा इस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण से संबंधित जो पार्टी है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। आगे चल करके फिर जब कांग्रेस से अलग हुए तो 1948 में ये सोशलिस्ट पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े रहे, और आगे चल करके सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए, तो इस पार्टी का नाम चेंज हो गया और इस पार्टी का नया नाम बन गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी का नया नाम बन गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो कि 1952 में बनी। और फिर उसके बाद 1974 से लेके 77 के तक ये एसोसिएटेड रहे जनता आंदोलन से, जहां पर इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो सजेस्ट किया। और उसके बाद 1977 में ही जनता पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट में इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका रही। तो ये जयप्रकाश नारायण जी की पूरी हिस्ट्री है कि वह किन किन पार्टी से सम्मिलित रहे। तो क्या वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से सम्मिलित उससे जुड़े थे? बिल्कुल। क्या वो भूदान मूवमेंट पार्टी से जुड़े थे? नहीं। भूदान आंदोलन तो भारत में आपका जिन्होंने चलाया था वह आचार्य वो आपके विनोबा भावे जी थे, तो इससे तो नहीं जुड़े थे। क्या वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे? बिल्कुल। सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर पार्टी का जब विलय हुआ था, मर्जिंग हुई थी, तो वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी 1952 में। तो ये जयप्रकाश नारायण जी की इनमें अहम भूमिका थी। क्या वो डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे? नहीं। डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है। सिर्फ ये 2 ऑप्शन करेक्ट है जिससे जयप्रकाश नारायण जी जुड़े हैं।
तो 1 एंड 3, 1 एंड 3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वो पार्टीज हैं जिनसे जयप्रकाश नारायण जी एफिलिएटेड रहे या फिर उसके एस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 अगला क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा यहां पर पंडित रामाबाई के रिस्पेक्ट में जो सही स्टेटमेंट है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमसे पूछा गया इस प्रोसेस में। तो सॉल्व करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। बताइए फिर इसका क्या आंसर होना चाहिए करेक्ट। ऑप्शंस देखिए यहां पर 4 ऑप्शन है। पहला, वह हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक थी, सी वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ हिंदू फिलोसफी। दूसरा, वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी, शी वॉज अ पायनियर इन वुमेन्स एजुकेशन एंड एमेंसिपेशन इन इंडिया। वे द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की लेखिका थी और वे ईसाई धर्म विरोधी थी। तो देखो पंडिता रामाबाई है ना, अगर इनकी बात करें तो सबसे पहली बात जो पंडिता रामाबाई हैं, इनको पंडिता टाइटल मिला था। वाई पंडिता टाइटल मिला था? बिकॉज जो वेदों की इनकी समझ थी उसकी वजह से इनको पंडिता टाइटल कलकत्ता यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिया गया था। लेकिन 1883 में इन्होंने जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी 1883 में और इनका नाम तब उसके बाद पड़ गया था मैरी रामा। और ये इन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्यों अपनाया था? क्रिश्चियनिटी को इस वजह से अपनाया था क्योंकि उनका मानना था कि उसमें समानता है, उसमें इक्वलिटी है, उसमें जाति और इन सब के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। तो चूंकि कोई भेदभाव नहीं है इस वजह से इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। तो अब इस हिसाब से अगर ऑप्शन को एनालाइज करोगे तो वे हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक थी? नहीं, उनको यहाँ पे जात पात और ऊंच नीच लगी थी काफी, तो इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था और क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। तो क्या वो ईसाई धर्म विरोधी थी? नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। वो ईसाई धर्म की सपोर्टर थी और वह हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक नहीं थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब बचे कितने स्टेटमेंट? बचे 2 स्टेटमेंट। अगर इतना भी एक इंफॉर्मेशन भी आपको अगर पता थी इस क्वेश्चन से संबंधित कि 1883 में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था, तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता, क्योंकि बचे 2 ऑप्शन और ऑप्शन में अब 2 एंड 3 जहां दिख जाए उसको मार्क कर दो, तो सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या वो महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी? बिल्कुल अग्रणी थी भाई। उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट संगठनों की स्थापना करी थी, जैसे रामाबाई एसोसिएशन उनके द्वारा स्थापित किया गया था 1887 में। फिर उसके बाद शारदा सदन, जिससे पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने करी थी 1889 में विधवा महिलाओं के संरक्षण के लिए। फिर उसके बाद मुक्ति मिशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। कब मुक्ति मिशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया था? 1889 में वंस अगेन। फिर उसके बाद कृपा सदन उन्होंने 1898 में जाकर के एस्टेब्लिश किया था, कृपा सदन, है ना। तो ये सब उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट किए थे, ये सब का सब उद्देश्य था वुमेन का वेलफेयर, जिसमें उनकी शिक्षा और मुक्ति ये प्राइमरी गोल था पंडिता रामाबाई का इन ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश करने के पीछे। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वे भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में उनका जो काम है वो काफी ज्यादा सराहनीय रहा। फिर वह द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की लेखिका थी, सी वॉज द ऑथर ऑफ हाई कास्ट हिंदू वुमेन। बिल्कुल, उनके द्वारा कई इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई थी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकों की अगर अपन बात करें तो जैसे स्त्री धर्म नीति नाम की पुस्तक उन्होंने 1882 में लिखी, स्त्री धर्म नीति नाम की पुस्तक। फिर अगली पुस्तक उन्होंने लिखी क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, और क्राई ऑफ इंडियन वुमेन जो लिखी उन्होंने, ये लिखी 1883 में क्राई ऑफ इंडियन वुमेन 1883 में। और फिर उसके बाद उन्होंने 1887 में ये किताब लिखी थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में, और इसे फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। नारी को उसके अधिकारों के संदर्भ में जगाने का कार्य जिस पुस्तक में किया गया था इनके द्वारा, वह थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इसलिए इसको फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से भी अपन जानते हैं। ये इनकी तीसरी किताब थी जो उन्होंने लिखी। और फिर उसके बाद एक बुक इन्होंने लिखी थी पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये बुक इन्होंने लिखी 1889 में। तो ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख किताबें थी, और इनके योगदान को देखते हुए ही 1919 में
इनको केसरे हिंद का टाइटल भी मिला था, केसरे हिंद का टाइटल भी मिला था। और आगे चल करके 1989 में 1989 में भारत सरकार के द्वारा इनके नाम पे डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये कुछ इनका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनकी कुछ किताबें हैं। तो यस, ये किताब भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। डेट्स वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। समझे? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मार्क्स, पहला स्टेटमेंट है, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम.एन. रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। एम.एन. रॉय कंसिडर्ड मार्क्स इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री टू बी इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट। फिर दूसरा, एम.एन. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता। एम.एन. रॉय argued that the real nature of social and economic process is not determined merely by the type of material resources। तो आपको क्या लगता है, स्टेटमेंट दोनों सही है? हाँ, एक सही है दूसरा सही है, या दूसरा सही है पहला गलत है? क्या लगता है आपको? तो इस प्रोसेस में ध्यान दो कि एम.एन. रॉय भी सबसे पहली बात कम्युनिस्ट ही थे, है ना, वे भी कम्युनिस्ट ही थे मार्क्स की तरह। लेकिन क्या वो मार्क्स की बात से पूरी तरह सहमत थे? तो मार्क्स हिस्ट्री को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? तो मार्क्स आपको पता है सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और उस सुपर स्ट्रक्चर के बेस में वो मानते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। और उनका मानना है कि समाज में जितने भी परिवर्तन आए हैं वो इसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज के कारण आए हैं। और मानव जैसा भी रहा है वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण रहा है, और आर्थिक परिस्थितियां बदलते ही मानव में परिवर्तन आया है। तो पूरी हिस्ट्री का चेंज का जो मेन ड्राइवर वो मानते हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस को मानते हैं। कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना है। पर क्या एम.एन. रॉय इस बात से सहमत है? क्या एम.एन. रॉय इस बात से मानते हैं कि हिस्ट्री में पूरी तरह एक चेंज का जो केंद्र है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल रिसोर्सेस है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है? हाँ, क्या वो ऐसा मानते हैं? तो वो ऐसा नहीं मानते। एम.एन. रॉय का कहना है कि ये अधूरी इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री की। क्यों? क्योंकि जो एम.एन. रॉय है ना, वो इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वो इंडिविजुअल की रेशनैलिटी को, इंडिविजुअल की आइडियाज को, इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस को, व्यक्ति के विचारों को, उसकी अपनी तर्क क्षमता को, इसको बहुत महत्व देते हैं। और उनका कहना है कि किसी भी तरह के बदलाव को लाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो इंडिविजुअल की रेशनैलिटी होती है, इंडिविजुअल की अपनी कॉन्शियसनेस होती है, और इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम को सीख करता है उसके दम पर, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। तो यहां पर वो चेंजेस जो है ना, उसमें सिर्फ अगर इकोनॉमिक कंडीशन को हम अगर सेंटर में रख दें और बाकी सबको अगर नकार दें तो ये चेंज को समझने का एक अधूरी व्याख्या होगा एम.एन. रॉय के हिसाब से। तो यस, इट इज राइट कि एम.एन. रॉय जो है वह मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को अधूरा मानते हैं, क्योंकि मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन को कंसिडर कर रहे हैं हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। और वो मानते हैं कि बिल्कुल समाज में जो भी बदलाव आते हैं वो आपका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेस के दम पे नहीं होता, इंडिविजुअल की रेशनैलिटी, कॉन्शियसनेस अपनी इंपॉर्टेंट होती है। तो यस, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, और इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1 और 2, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया आपको कि एम.एन. रॉय का क्या मानना था। तभी तो इनकी फिलॉसफी है। कौन सी फिलॉसफी है एम.एन. रॉय की? रेडिकल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी में वो इंडिविजुअल रेशनैलिटी और कॉन्शियसनेस को इवॉल्व होने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो कंडीशन बनाने की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो, है ना। तो वहीं उस कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजों को। रेडिकल ह्यूमनिज्म फिलॉसफी इनकी ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से। आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिटरेचर से है फिर से, और इसमें पूछा गया है कि जो अगान्य सुत्त है वो अगान्य सुत्त किससे रिलेटेड है? क्या ये हिंदू दर्शन से रिलेटेड है? क्या ये बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है? क्या ये जैन दर्शन से रिलेटेड है? या फिर ये वेदांत दर्शन से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है अगन्य सुत्त? ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। अगन्य सुत्त इज रिलेटेड टू व्हाट? तो देखो भाई, यहां पे समझो ध्यान से। अगर अपन बात करें तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं, और कुछ रूट वर्ड्स यहां पे आपको पता होना चाहिए। जहां पे भी विनय शब्द आए समझ जाना, बुद्धिस्ट लिटरेचर में वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करी गई है। फिर गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसका कंपाइलेशन हमें उन किताबों में देखने को मिलता है जहां पे सुत्त लिखा है।
फिर अभिधम्म में फिलॉसफी का वर्णन है, बुद्धिस्ट। जातक स्टोरीज में बुद्ध की पिछली जन्म का वर्णन है। धम्मपाद नामक पुस्तकों में एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र इत्यादि का वर्णन है। मिलिंद पन्हा नामक बुक में मिलिंद और नागसेन के बीच का डायलॉग है। बुद्ध चरित में अश्वघोष और बुद्ध के लाइफ की चर्चा है। अगन्य सुत्त में सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ था, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसकी चर्चा है। और महापरिनिर्वाण सुत्त में बुद्ध के अंतिम दिनों की चर्चा की गई है। और मूल माध्यम कारिका में नाग अर्जुन के द्वारा शून्यता के कॉन्सेप्ट का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हैं बुद्ध से रिलेटेड, और सुत्त जो है वहां पर बुद्ध की टीचिंग्स हैं। और अगन्य सुत्त जो है वहां पर सोसाइटी और स्टेट की व्याख्या और उसका ओरिजिन कैसे हुआ था उसकी चर्चा की गई है। तो ये विनय पीतक, सुत्त पीतक, अभिधम्म पीतक, जातक कथाएं, धम्मपाद, मिलिंद पन्हा, महावंश, दीपवंश, बुद्ध चरित्र, महावस्तु, ललित विस्तार, प्रज्ञ परमिता सूत्र, लोटस सूत्र, हार्ट सूत्र, डायमंड सूत्र, लंकावत्र सूत्र, मूल मध्यम कारिका, ये सब बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो अगन्य सुत्त बुद्धिस्ट लिटरेचर है। और इस अगन्य सुत्त में अगन्य सुत्त के सिवा भी कई सारे और सुत्त जो हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जैसे अगन्य सुत्त में समाज, सामाजिक वर्गों, राज सत्ता की उत्पत्ति की व्याख्या है, और जन्म की उत्पत्ति की व्याख्या है, और जन्म के आधार पर जो कास्ट सिस्टम डिसाइड हो जाता है जिससे कोई बड़ा या छोटा मान लिया जाता है उसकी व्याख्या है, उसका रिजेक्शन है, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली इस बुक में। फिर अगला है महापरिनिर्वाण सूत्र। इसमें बुद्ध के अंतिम समय, अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण का वर्णन है। फिर धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र, बुद्ध का पहला उपदेश, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है इसमें। फिर अंत लखन सूत्र, इसमें अनात्म के सिद्धांत की बात करी गई है। फिर सिगालोवाद सूत्र, ग्रस्थों के नैतिक और सामाजिक कर्तव्य की चर्चा है। कलाम सूत्र में किसी बात को केवल परंपरा या सुनी सुनाई बात के आधार पर स्वीकार न करने और विवेकपूर्ण परीक्षण पर जोर दिया गया है। और सती पाथन्य सूत्र में आपका माइंडफुलनेस और ध्यान की इंपॉर्टेंस की बात करी गई है। तो ये इसमें बुद्ध की टीचिंग्स हैं कई प्रकार की। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगन्य सुत्त किससे संबंधित है? अगन्य सुत्त बौद्ध दर्शन से संबंधित है। सो राइट आंसर हियर इज बुद्धिस्ट फिलॉसफी, है ना। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार राज्य का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? राज्य का इनमें से कौन सा फंक्शन कौटिल्य के अनुसार नहीं है? राज्य के अंतर्गत जो अभी नहीं है, है ना, उसको एक्वायर करना क्या राज्य का फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। कौटिल्य स्टेट के एक्सपेंशन की बात करते हैं, और एक्सपेंशन क्यों करना है? क्योंकि जो राज्य के पास नहीं है, राज्य उसको अपने नियंत्रण में लाए, तो स्टेट का बिल्कुल फंक्शन है। फिर राज्य के पास जो भी है, जो भी उसने एक्वायर किया, उसका प्रोटेक्शन क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बिल्कुल होगी। तो प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। फिर राज्य के पास जो भी है उसकी मदद से ग्रोथ और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, और जो भी है उसमें वृद्धि करना, जितना भी रिसोर्सेस है उसमें ग्रोथ करना, क्या ये राज्य का फंक्शन है? बिल्कुल है। और क्या केवल एम्पायर बिल्डिंग, ओनली साम्राज्य निर्माण, क्या ये राज्य का फंक्शन है? नहीं। चौथा फंक्शन है कि जो भी राज्य के पास है संसाधन, उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सही तरीके से, उचित तरीके से वितरण हो। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे नहीं लिखी गई है। बाकी के जो 3 फंक्शन लिखे गए हैं वो एग्जैक्टली स्टेट के फंक्शन हैं, तो तीनों सही हैं, पर ये राज्य का फंक्शन नहीं है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र को जाना जाता है, अर्थशास्त्र इज नोन एज व्हाट? अर्थशास्त्र श्रुति है, स्मृति है, संहिता है, नीति शास्त्र है, क्या है इसमें से? अर्थशास्त्र इसमें से क्या है? श्रुति है कि स्मृति है कि संहिता है कि नीति शास्त्र है? 2019 पे आ गए हैं अब हम लोग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को फॉलो करते हुए 2019 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। तो अब बताओ जरा सा इसमें से क्या है। अगर याद करो, आपको मैंने लेक्चर लिया था अभी किसके ऊपर? मनुस्मृति के ऊपर। तो वहां पे मैंने समझाया था आपको कि श्रुति क्या होते हैं, स्मृति क्या होती है। तो जो ऋषियों ने इस नेचर के शाश्वत लॉज को जाना है ना, जो किसी आदमी के विचार से पैदा नहीं हुए, जो इस नेचर में परमानेंट है, शाश्वत है, जो नियम बदल नहीं सकते, उन नियमों को जो ऋषियों ने जाना है उसे ही श्रुति कहा गया है। तो जो वेद इत्यादि होते हैं वो आपके श्रुति होते हैं। फिर स्मृति क्या होते हैं? तो ऋषियों ने अपनी स्मरण शक्ति से,
उन्हीं श्रुति की व्याख्या करते हुए जो बातें लिखी हैं उसको स्मृति कहा गया है। और जो वेदों के मंत्र वगैरह जो हैं उनका संकलन जहां पे किया गया है, वेद के मंत्र इत्यादि भाग का संकलन जहां पे किया गया है उसे संहिता कहते हैं। और राज्य व्यवस्था कैसे चले, सामाजिक जीवन कैसे चले, लोगों का व्यवहार किन बातों पर आधारित होनी चाहिए, इसके लिए जो किताबें लिखी जाती हैं उसको नीति शास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य द्वारा रचित। राज्य सिद्धांत और राज्य को कैसे कार्य करना चाहिए इत्यादि इन्हीं के ऊपर तो बात हो रही है उसमें। तो इसका मतलब अर्थशास्त्र अपने आप में क्या है? नीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र अपने आप में नीति शास्त्र है। तो ये देख सकते हो श्रुति, श्रुति में क्या आते हैं? 4 वेद आते हैं, ब्राह्मण पुस्तक आता है, अरण्यक पुस्तकें आती हैं, उपनिषद आता है। स्मृति में क्या आता है? रामायण आता है, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, ये सब स्मृति में आते हैं। संहिता में क्या आते हैं? तो वेदों का जो मंत्र वाला भाग है वह आते हैं, ठीक है। और नीति शास्त्र में क्या आते हैं? जहां पे शासन, राजनीति, कूटनीति, नैतिक आचरण, व्यवहारिक जीवन के सिद्धांत की व्याख्या जहां पे की गई हो वो नीति शास्त्र में। तो शासन, राजनीतिक व्यवस्था, इन्हीं सब के ऊपर चर्चा है अर्थशास्त्र में। तो इसमें पंचतंत्र, हितोपदेश, शुक्र नीति, कामंदकीय नीति सार और अर्थशास्त्र जैसी पुस्तकें नीति शास्त्र की श्रेणी में आते हैं। और ये प्राचीन भारतीय साहित्य की प्रमुख कैटेगरीज हैं, श्रुति, स्मृति, संहिता और नीति शास्त्र। अंडरस्टूड गाइस? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अब अपन चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, अदरवाइज जो अपना क्लास है उसका ड्यूरेशन अब काफी ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, तो इसको कंक्लूड करेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? इन विच ईयर वॉज जयप्रकाश नारायण अवॉर्डेड भारत रत्न? तो सीधा इसका करेक्ट आंसर जान लो, 1999 है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 से चीजों को अपन लेके चलेंगे अगले उसमें। चलो ये भी कर ही लो, ये क्वेश्चन भी अभी आपने किया ही है कि अगन्य सूत्र किससे रिलेटेड है। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां पे भी पूछा जा गया अभी आपसे 3 क्वेश्चन पहले। तो अगन्य सूत्र अपन ने देखा बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड बुक है, और इसमें किसकी बात करी गई है? तो इसमें सामाजिक व्यवस्था और जातियों की उत्पत्ति के बारे में बात करी गई है। इसमें जीवन की उत्पत्ति से संबंधित बातें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं करी गई है, 6 फोल्ड नीति की बात नहीं करी गई है। 1 और 2 दिख रहा है क्या कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, तो 1 और 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 68 इत्यादि है, इसकी चर्चा अपन करेंगे अपने अगले लेक्चर में। और इस तरीके से सारे के सारे यूनिट, 10 के 10 यूनिट से आए हुए जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको कवर करा दूंगा। और अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं बाकी के जो मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स इत्यादि हैं उनमें भी मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा समय की कमी के कारण जो आपकी लेक्चर्स हैं उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं। बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपकी जो थ्योरेटिकल क्लासेस की प्लेलिस्ट है उसको भी अपडेट कर दिया जाए, ताकि वहाँ से आप अपना थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकें प्रैक्टिस के साथ साथ। बट आई होप ये जो क्लासेस चल रही है, जो सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रही होगी और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके बीच में डेवलप कर पाने में ये जो हमारा प्रयास है ये सफल हो पा रहा होगा। और उस दिशा में आपको समझ आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना होता है, किस तरह पढ़ना होता है, कितनी गहराई में जाना होता है, कितनी गहराई में नहीं जाना होता, ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर वो इस तरह की प्रिपरेशन में इंडल्ज हैं, इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी आप हमारा ये काम ज़रूर रेफर करें। सो आज के लिए बस इतना ही। अपने लेक्चर नंबर 8 में अब अपन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 67 के आगे से, और क्वेश्चन नंबर 68 से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की तरफ से इतना ही, मेरी तरफ से आज इतना ही। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू एवरीवन, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।